गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चों ने आंसर किया था लेकिन वो लेट आने की वजह से शामिल नहीं हो पाया था। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे और मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी आपको आंसर लिखना है 7 बजे के अंदर अंदर लिख दीजिएगा। आज वीडियो थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन जब भी आपको आंसर मिले मतलब वीडियो मिले, आप इतना ध्यान रखिएगा आपका आंसर 7 बजे तक आ जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो शामिल नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, बीच में भी जैसे जिन लोगों ने बीच से आंसर लिखना शुरू किया है तो वो उनसे तो रैंकिंग बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे कि जो 1 से लेकर 5 तक मतलब पाँचों वीडियो पे लगातार आंसर लिखेगा और जो केवल 4 वीडियो पे आंसर लिखेगा, तो कैसे रैंकिंग बनेगी? 4 वाले का तो बनाना मुश्किल हो जाएगा ना, उसको किसी कोई रैंक देना मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए ध्यान रखें, आपको जो लोग भी लिख रहे हो पाँचों वीडियो पर लगातार लिखेगा, नहीं तो अगर 4 पे लिख के छोड़ दिए तो फिर रैंक बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आंसर आया है मैं आपको मिलवा देता हूँ और आंसर बता देता हूँ। सबसे बड़ा काम आपके लिए ये है कि उसका आंसर जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एग्जाम में काम देगा। दूसरी बात, जो लोग देखते हो वो आप थोड़ा इसलिए भी देख लिया करो क्योंकि आपको लास्ट में रैंकिंग देना है। आपके हिसाब से किसका बेस्ट आंसर आ रहा है उसको आपको नाम बताना है, लास्ट में आपको भी रैंकिंग देना है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगली बात ये है कि आप ये मत सोचा करें कि आप वीडियो देखकर एहसान कर रहे हैं। ठीक है, बहुत कम मौका मिलता है जब आज बच्चा तैयारी के फील्ड में आता है और उसके उसके क्वेश्चन के आंसर कोई बैठ के चेक करे। नहीं तो आप अभी तैयारी करते हो ना, किसी से भी अपना आंसर चेक करवा के देख लो। कोई नहीं चेक करेगा, और कोई चेक करेगा तो कभी बताएगा नहीं क्या गलती है, कैसे लिखना चाहिए, कभी कोई बता ही नहीं पाएगा। आप जिस भी समाज में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, एक क्वेश्चन खुद से सोचो, उसका आंसर राइटिंग करो और किसी भी अगल बगल पड़ोस में जो भी पढ़ता लिखता हो उससे जाकर चेक कराओ, बोल दो भैया जहाँ गड़बड़ है थोड़ा बता दीजिए, हम सुधार लेंगे। कोई नहीं करेगा, कभी कोई नहीं करेगा। इसका मतलब ये समझिएगा कि आप आंसर लिख के मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करते हो। आपका आंसर चेक करके ये मैं छोटा सा एहसान आपके ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये घमंड अपने अंदर मत रखिएगा कि आप आंसर लिखते हो तो मेरा भला हो जाता है। मेरा कोई भला नहीं होता है, बल्कि तो मैं तो आंसर आपका शामिल करके चेक करवा देता हूँ। नहीं तो मैं तो वैसे वीडियो बनाता था, वैसे वीडियो बना देता कि मतलब जिस जानकारी देना वैसे मैं वीडियो बना देता ना। यहाँ तो एक एक लोगों का आंसर शामिल करके उनकी कमियाँ बता देता हूँ, ताकि वो सुधार लें और अच्छे से आगे और प्रोग्रेस करें, भविष्य में उनको काम देगा। तो ये अपने दिमाग में डाउट मत रखिएगा कि आप आंसर लिखते हो तो आप एहसान करते हो, ऐसा कभी सोचिएगा भी मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मत सोचिएगा कि आप आंसर लिख देते हो तो बहुत बड़ा आसान हो जाता है। आप आंसर लिखते हो तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, आपका ही फ़ायदा होता है, कमी होती है तो बता दी जाती है। और दूसरी बात है, अभी 10 लोग 20 लोग जो भी आंसर लिखते हो, इसमें भी आपको अपनी वास्तविक स्थिति पता चल जाती है कि जब 20 लोग आंसर लिखते हैं तब मेरी स्थिति क्या है, जब मैं हज़ार लाख लोगों के बीच में लिखूंगा तब मेरी स्थिति क्या होगी। तो धीरे धीरे अपनी स्थिति तो मजबूत होगा। अगर मैं अभी 10-20 लोगों में अपनी स्थिति पहले दूसरे रैंक पे ला लेता हूँ, तो इसका मतलब कल जब 1000 2000 लाखों में जब मुझे लिखना होगा, तब तो मैं और अपनी स्थिति मजबूत करने करके अभी से बैठा रहूँगा, तभी तो कर पाऊँगा ना। तो जब तक अपनी स्थिति का वास्तविक पता नहीं होता ना, तैयारी का कोई मायने नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई सामने बैठ के आपकी कमियाँ बता रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए। ठीक है, आपको दुखी नहीं होना चाहिए, अरे ये तो मेरी कमियाँ बता रहा है। कमियाँ बता रहा है, आप सुधार लो, आगे काम देगा। ठीक है, इतना मैं समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप उन लोगों में, बहुत बच्चों में ये ईगो आ जाता है कि मैं तो आंसर लिख के बहुत बड़ा एहसान कर देता हूँ। जिन लोगों के अंदर आ रहा है ना, इस बात को ध्यान समझ लीजिएगा, एहसान कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपना भला कर रहे हो, मेरा भला नहीं कर रहे हो। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, जिस दिन आप लोग आंसर लिखना बंद कर दोगे, उस दिन वीडियो इस टाइप का वीडियो बनाना बंद कर दूंगा मैं, वैसे बनाऊंगा। इतना ध्यान रखिएगा, अपने अंदर ये घमंड मत रखिएगा। चलिए जाने दीजिए, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, गुस्सा आ जाओगे आप लोग। हाँ, तो चलिए आज क्वेश्चन का एनालिसिस कराता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या क्या आंसर आया है आपका। और एक गाना भी दिया था, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ साथ आपको उसको पता होना चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो मैंने कहा था कुछ अर्धन्यायिक संस्थाओं के नाम बताना है और वो क्या होती हैं अर्धन्यायिक संस्थाएं, उनके बारे में बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, एक तो होती है न्यायिक संस्था, एक होती है अर्धन्यायिक संस्था। न्यायिक संस्था वो होती है जिसका काम होता है न्याय करना, और वहाँ पर जो बैठे होते हैं उनको न्यायाधीश बोलते हैं। अर्धन्यायिक संस्था वो होती है जो न्याय करने के लिए नहीं बनाई गई है, उनका काम है प्रशासन करना, किसी क्षेत्र में अपना काम करना, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अगर वो न्याय भी कर दें तो उन्हें बोला जाता है अर्धन्यायिक संस्था। बात समझ में आया ना? अर्धन्यायिक संस्था वास्तव में न्याय नहीं करती हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर न्याय कर देती है। जैसे कि एनजीटी। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये पर्यावरण के हित के लिए काम करता है, पर्यावरण के लिए फंड एलोकेट करवाता है, पर्यावरण संबंधित जो भी धोखाधड़ी होती है उसको चेक करता है। तो मतलब कि वहाँ वो प्रशासन करता है, मतलब पर्यावरण को नुकसान मत पहुँचाओ, अगर नुकसान पहुँचाओगे कार्रवाई होगी। एक तो प्रशासन हुआ। दूसरा, अगर पर्यावरण में भी, पर्यावरण से संबंधित कोई मुद्दा है, पर्यावरण में कहीं खर्चा हुआ, धोखाधड़ी हुआ है, तो उसकी जांच के लिए, उस पे जो धोखाधड़ी, उस पे न्याय के लिए ये संस्था है। ठीक है, जैसे एक संस्था और होती है ट्राई।
TRAI। टेलीकॉम रेगुलेटरी, टेलीकॉम दूरसंचार, रेगुलेटरी मतलब रेगुलेट करना, ध्यान रखना। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था जो दूरसंचार, मोबाइल, टेलीविज़न इनके प्रसारण को नियंत्रित करता है, उन पे कानून बनाता है, उनको लागू करवाता है, एक ऐसी संस्था है। लेकिन कभी भी किसी भी कंपनी के साथ धोखाधड़ी हो गई, मान लो एयरटेल के साथ हो गया, वोडाफोन के साथ हो गया, आइडिया के साथ हो गया, किसी के साथ हुआ कि घपला हो गया पैसे का, तो उसका भी न्याय करवा देती है। ठीक है, तो ऐसी संस्थाएं जो वास्तव में प्रशासन के लिए किसी चीज़ को लागू करवाने के लिए बनती हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर न्याय कर दे, क्या बोली जाती है? अर्ध न्यायिक संस्था। बात क्लियर है? इनको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। ट्रिब्यूनल सुने होगे आप। ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था जब असम में एनआरसी करवाया गया ना था, एनआरसी करवाया गया था, तो ट्रिब्यूनल बनाया गया था कि वहाँ लोग जाकर अपनी नागरिकता सिद्ध करें कि वो भारत के नागरिक हैं कि नहीं। तो क्या होती है? अर्ध न्यायिक संस्था। वास्तव में जो किसी उद्देश्य से बनाई जाती है, बाद में उन्हें ख़त्म भी किया जा सकता है। बात समझ में है? जैसे सेबी, सेबी का नाम सुने हो? सिक्योरिटी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर बाजार पे नियंत्रण रखती है, उस पर कंट्रोल करती है, उसके नियम रेगुलेशन बनाती है। लेकिन अगर शेयर बाजार में किसी के साथ धोखाधड़ी हो गई है तो उसकी भी जांच करती है, वहाँ भी न्याय करती है। ठीक है, तो बात समझ में है ना? तो ऐसी संस्थाएं जो वास्तव में न्यायालय के लिए नहीं बनी है फिर भी न्याय करती है, क्या बोली जाती है? अर्ध न्यायिक संस्था। समझ में आया होगा? चलिए आगे चलते हैं। मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि शुरू में जैसे कि संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, समवर्ती सूची और राज्य सूची, केंद्र सूची। तो मैंने कहा था कि उन 4 विषयों के नाम बताइए जो पहले राज्य सूची में थे। सूचियाँ समझते हो ना? केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची में दोनों बनाते हैं, लेकिन टकराव होने पर केंद्र सरकार का माना जाता है। ये तो जानते हो आप। तो मैंने ये पूछा था कि उन 4 विषयों के नाम बताइए जो पहले राज्य सूची में थे, बाद में संविधान में संशोधन करके उसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कौन सा संशोधन था और कौन से थे वो 4 विषय? तो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। पहली बात तो ऐसे सूचियों में हेर फेर ज़्यादा कर वही करेगा जिसके पास बड़ी पावर हो, मतलब जो थोड़ा सा अपने आप को लगाता हो कि हाँ मैं कुछ हूँ। तो कौन है? जानते होगे हमारे प्रधानमंत्रियों में सबसे ताकतवर कौन अपने आप को थोड़ा तानाशाह टाइप में दिखाता था? तो महारानी थी। महारानी मतलब इंदिरा जी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा, वन, फॉरेस्ट बोल सकते हैं, जनसंख्या या फिर परिवार नियोजन, हमने आपको बताया था परिवार नियोजन बड़ा सख्ती से लागू किया था इन्होंने, और नाप तौल, और इसके साथ साथ अधीनस्थ न्यायालय जो जिला न्यायालय होता है, ये सब पहले राज्य सूची में थे, ये 5 जो अभी आपको बताए। और इनको कहाँ रख दिया इन्होंने? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे रख दिया गया समवर्ती सूची में। मतलब इन सब पे कानून अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाएंगे। नहीं तो पहले कौन था? केवल राज्य सरकार के पास पावर था, केंद्र सरकार कर ही नहीं पाती थी। तो इंदिरा गांधी को इस पर कानून बनाना था, लेकिन पावर राज्य सरकार को दिया गया था। उन्होंने सबसे पहले संविधान संशोधन किया और इन सबको डाल दिया समवर्ती सूची में, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। बात समझ में आया ना? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक सरल क्वेश्चन था। सरल था कि नहीं, अब बाबा आपको आया होगा तो सरल था। मैंने कहा था कि एक पद है, लाइन से दिया गया है, पूछा है कौन सा गलत है। हालांकि ज़्यादातर आंसर सही आए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस आधार पे हल हुआ है ये। देखिए इसका हल यहाँ दिया हुआ, ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि 0 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया। तो ये जो यहाँ 60 दिया था, 60 की जगह कितना होगा? 63 होगा। तो 60 वाला पद गलत था, तो यही वाला गलत था, तो यहाँ 60 दिया था तो यहाँ 63 होना चाहिए था। शायद सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। तो यहाँ कुछ मैंने सोचा थोड़ा कठिन बना दूँ, तो कठिन बना ही नहीं, रीजनिंग तो और आती है आप लोगों को। चलो ठीक है, आंसर मैच कराते हैं। आंसर मैच कराने से पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कि आपको सॉन्ग दिखाया था, उसका आंसर पूछा था। ठीक है, उसको थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। तो मैं आपको बता दूं कि ये लेके पहला प्यार गाना था, और इसको शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, और ये CID मूवी का गाना है, 1956 में आई थी। ठीक है, जानते होगे आप इसके बारे में। चलिए फिर उन आंसरों का एनालिसिस कर ले जो आपने आंसर भेजा है, और उसके बाद थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको 2 वीडियो के बाद शायद 23वां 24वां है, बस एक वीडियो के बाद आपको एनालिसिस भी कराना है रैंकिंग का। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग वही आंसर लिखेगा, और आप जो लोग देखते हो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है किसका आंसर बेस्ट आया है। चलिए थोड़ा देखते हैं। पहला आंसर राजभाई का आया है, तो इन्होंने कहा 1956 में आई थी, CID मूवी का है, तो सही। शमशाद बेगम आसिफ हुसैन का है, सही है आंसर ये। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा जिसके पास न्याय करने की विशेषता तो हो, लेकिन सभी नहीं, जो न्यायालय के पास की तुलना में, मतलब जितना न्यायालय के पास हो, तो सही आंसर दिया है। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि केंद्रीय प्रशासनिक आयोग, ये भी सही है, न्यायाधिकरण आयोग, आयकर अपील आयोग। तो ये जो आपने आंसर दिया है सही है आपका आंसर।
दूसरे का आंसर इन्होंने दिया है शिक्षा, वन, नाप तौल और वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण समवर्ती सूची में रखा गया है, लेकिन इसे 42वां पक्षियों वाला 42वां संविधान संशोधन से नहीं जोड़ा गया था, इसको बाद में जोड़ा गया होगा। शिक्षा, वन, जनसंख्या, परिवार नियोजन, नाप तौल था और अधीनस्थ न्यायालय थे, ये 4-5 लोग थे। थोड़ा सा यहाँ ये गड़बड़ लग रहा है, बाकी रखा गया है सही है, लेकिन 42वां के द्वारा जोड़ा गया ये नहीं कन्फर्म है, ठीक है। मतलब कि ये बात यहाँ सही नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। और अगले का आंसर इन्होंने दिया है 60 गलत है, तो ये सही है, ये सही है और ये भी पूरी तरह सही है, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ लग रहा है और पहला सही है आपका। साक्षी जी ने आंसर लिखा कि सर नेट ना चलने की वजह से मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं साक्षी जी नहीं लिखे, कोई बात नहीं। दूसरा आंसर रोहित जी का है, जिनके पास उन्होंने बोला जिनके पास न्याय करने की विषमता हो लेकिन सभी न्यायालय की तुलना में उसे अर्धन्यायिक संस्था कहेंगे, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। थोड़ा सा क्वेश्चन अनकम्प्लीट लग रहा है, थोड़ा सा और बेहतर लिखे हो तो ज़्यादा सही था। ये जिन्होंने लिखा है कि शुरुआत के 5 पहले राज्य सूची में थे, 42वां संशोधन क्षेत्र द्वारा समर्थन। कौन से 5 भाई आप बता ही नहीं रहे हो, केवल 5 लिख दिए हो, ये आंसर नहीं माना जाएगा। ये आंसर इन्होंने लिखा है मूवी का नाम CID 1956 है, सही है। अगला आंसर विशाल जी का है, जब अर्धन्यायिक कार्य ऐसी संस्थाओं के ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो न्यायाधीश ना होकर भी ना हो तो उसे अर्धन्यायिक संस्था कहते हैं, जैसे कि ट्राई, सेबी, NGT, सही है, बेस्ट है आंसर आपका। अगला आंसर दिया 42वां संशोधन इस क्षेत्र द्वारा शिक्षा, वन, जनसंख्या, परिवार नियोजन को राज्य सूची से निकाले समवर्ती सूची में रखा गया, सही है आंसर। तीसरा 60 गलत था, ये आंसर आपका, तीनों बेस्ट है आंसर आपका। और इन्होंने चौथे में लिखा है कि माफ़ करना सर मुझे मूवी का नाम नहीं पता चला, कोई बात नहीं। MK भाई का आंसर देखते हैं, अच्छा लिखते हैं ये। एक अर्धन्यायिक निकाय गैर न्यायिक निकाय है जो कानून की व्याख्या कर सकता है, जैसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, आयकर अधिकरण, ठीक है, सही है आंसर आपका। थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं लेकिन सही है आंसर, सही है आपका। दूसरे का आंसर है 42वां संशोधन 1976 के द्वारा विषयों को समवर्ती सूची से के द्वारा विषयों को राज्य सूची समवर्ती सूची में शामिल किया गया। उनके नाम दिया इन्होंने, शिक्षा, वन, माप तौल, पक्षियों का संरक्षण। ये पक्षियों वाला संरक्षण 42वां संशोधन था कि नहीं एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, बाकी इधर का सही लग रहा है, ठीक है। अगर ये सही होगा तो राजभाई का भी सही होगा और ये 60 सही है आपका। अगर ये सही है तो मैं चेक करूँगा, वैसे जहाँ तक लग रहा है कि इसे 42वां के द्वारा नहीं जोड़ा गया था, देख के बताऊँगा। बाकी सही है आंसर आपका सबका। आदेश जी का आंसर है, जिनके पास न्यायालय के समान शक्तियाँ होती है किंतु वे न्याय नहीं होते अर्धन्यायिक संस्था कहलाते हैं, जैसे कि केंद्रीय सूचना आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, सही है, बेस्ट है आंसर आपका। दूसरा 42वां संशोधन इस क्षेत्र के द्वारा शिक्षा, नाप तौल, वन, जनसंख्या नियंत्रण आदि को शामिल किया गया, सही है। ये पहले समवर्ती सूची में था, बाद में राज्य सूची में शामिल किया गया, सही है। और ये 60 इसमें सही है। और CID मूवी थी, चारों का आंसर इन्होंने सही दिया है। अगला आंसर मुस्कान जी का, इन्होंने किसी एक वीडियो में आंसर नहीं किया है, ध्यान रखना मुस्कान जी, आपने शायद किसी एक वीडियो में आंसर नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया न्यायिक कार्य जो न्यायाधीश ना हो उसके तो अर्धन्यायिक संस्थाओं के द्वारा होता है, एग्जाम्पल सेबी, NGT, ट्राई, सही है, बेस्ट आंसर है आपका। आंसर जो आपने लिखा है कि जन संस्था, परिवार, शिक्षा, ये थोड़ा सा एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से लिखा करें मुस्कान जी, ऐसे लिखेंगे तो आंसर सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। और 4 विषय बोला गया था, आपने क्या लिखा इसमें अच्छे समझ नहीं आ रहा है। और ये बोला है कि आपने 42 संशोधन इस क्षेत्र द्वारा डाला गया, लेकिन क्या है ये एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ध्यान रखें इसको। और तीसरे का आंसर 60 गलत है, सही है, तीसरा सही है, पहला सही है आपका, दूसरे में थोड़ा कन्फ्यूजन है। और चौथे का मूवी का नाम इन्होंने CID बताया है, ठीक है। अगला आंसर राहुल मौर्य का है, तो इन्होंने CID मूवी बताया, सही है। जो अगला आंसर दिया, एक ऐसी संस्था जहां पर व्यक्ति न्याय दिया जाए जो न्यायाधीश ना हो, जैसे ट्राई, सेबी, NGT, सही है, थोड़ा और अच्छे से लिखते फिर भी सही है। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा, वन, नाप तौल, न्याय प्रशासन का वर्णन है, सही है। और यहाँ पर 60 गलत है, 63 होना चाहिए, सही है। अच्छा, ये राहुल मौर्य के नाम से सोनम मौर्य ने लिखा है, यहाँ लिखा है, देख लीजिए आप, मेरा फ़ोन नहीं था इसलिए दूसरे को, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका आंसर शामिल किया जा रहा है। अगला आंसर दिया सतीश जी ने, अर्धन्यायिक संस्था के पास कानून लागू करने वाली संस्थाएं जैसे कि न्यायालय के समान शक्ति होती किंतु न्यायालय नहीं होते, जैसे ट्राई, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, तो ये सही है पहला आंसर आपका। दूसरा कि वन संपदा, शिक्षा, नाप तौल और जनसंख्या, सही है, दूसरा भी आंसर आपका। अगले का आंसर दिया 60 गलत है, सही है, CID मूवी का है। सर 5 वीडियो पर आंसर राइटिंग करना होगा, उसी की आप रैंकिंग शामिल करेंगे, अन्यथा नहीं। देखिए 5 वीडियो का जिसने लिखा है, अब जिसने 5 पे लिखा है और जिसने 4 पे लिखा है, तो थोड़ा सा तो 5 वाले को वरीयता देनी पड़ेगी ना, नहीं तो क्यों 5 पे लिखता, 4 पे ही नहीं लिख के छोड़ देता। तो पहली वरीयता तो उसी को दी जाएगी जिसने सभी वीडियो पे लिखा है, उसके बाद बचा रैंक रहेगा तो उस पर अन्य को रैंकिंग दी जाएगी। आप ही सोचो, अगर आप 5 पे लिखे और कोई 4 पे लिखा हो तो 4 वाले को पहले स्थान दे दो, 5 वाले को दूसरा स्थान दे, अच्छा लगेगा नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, जिसने सभी वीडियो पे लिखा है सबसे पहले उसकी रैंकिंग बनेगी, उसके बाद जिसने
एक दो वीडियो छोड़ के लिखा है तो उसकी रैंकिंग बनेगी। ये तो सिंपल सा कॉमन सी बात है, आप ही करोगे तब भी आप भी यही करोगे, न्याय तो करना पड़ेगा ना। दूसरी बात, आप सब लोग, सबको मैं बता रहा हूँ, सब इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोग हमें ये समझाने की कोशिश मत किया करो कि हम रैंकिंग कैसे करेंगे। हमें पता है कि आपके अंदर कमी कहाँ है, आप सुधार कैसे कर सकते हो। आपके हिसाब से रैंकिंग करेंगे तो आपके अंदर सुधार नहीं हो पाएगा। डॉक्टर के हिसाब से चलोगे तब जल्दी बीमारी से आपको छुट्टी मिलेगी, अपने हिसाब से दवाई करोगे तो नहीं छुट्टी मिलेगी, ठीक है। तो डॉक्टर को अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर मत करो, नहीं तो रोग जल्दी सही नहीं होने वाला है। ये रुखसार ने आंसर कल वाला भी दिया, शायद कल इन्होंने आंसर राइटिंग नहीं किया था। सॉरी सर, कल क्वेश्चन का आंसर नहीं दी थी क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं था। अच्छा, तो इन्होंने कल का आंसर दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किस बात पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया था, तो यही शायद आंसर था, सही है। ली कमीशन था, उसको आपने नहीं बताया, ठीक है। दूसरा कि नदी मार्ग में अवरोध उत्पन्न होती है क्योंकि सर्पिल आकार, ये दूसरा आंसर किसी का नहीं सही आया था, तो आपका भी नहीं आया है। तीसरा है कि ऑपरेशन शक्ति 98 के द्वारा हुआ था, तो कौन कौन थे उसमें? चिदम्बरम थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे और अनिल काकोदकर थे, तो सही है, ये आंसर आपका बेस्ट है। अब बार बार सॉरी कर रहे हैं तो कोई भी इंसान पिघल जाएगा ना। इधर देखो, आज का आंसर इन्होंने दिया है, आज का देख लेते हैं। सबसे पहले मूवी का ही नाम दिया, सीआईडी 1956 का, सही है। दूसरा का दिया है कि ऐसे न्यायिक कार्य के द्वारा किया जाए जो न्यायाधीश ना हो उसे अर्धन्यायिक संस्था कहते हैं, जैसे सेबी, एनजीटी, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है आंसर आपका। अगले का आंसर दिया है इन्होंने कि 42वें संशोधन के द्वारा शिक्षा, लोग, समाज, ये केवल एक ही, तो देखिए 4 पूछे थे ना, पूरा आंसर ये कंप्लीट नहीं है, ध्यान रखिए, छोटी छोटी गलतियां फिर आपको पीछे धकेलेंगी। और तीसरे का आंसर 60 गलत है, सही है। और इसके बाद इन्होंने लिखा है कि सॉरी सर, कल क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाई थी, प्रॉब्लम था मोबाइल में, ठीक है। सॉरी, कितनी बार सॉरी बोलोगे, सही हो गया, माफ़ कर दिया मैंने आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अगला आंसर अभिषेक जी का है, देखते हैं। अभिषेक जी, आप बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिखते हो, आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए और थोड़ा सा आप कम शब्दों में लिखिए। और दूसरी बात, आप हिंदी में लिख सकते हो तो आप इंग्लिश में क्यों लिखते हो, आप हिंदी में लिखा करो ना। चलो देखो, इन्होंने कहा है कि जब न्यायिक अपनाने की प्रक्रिया की बुनियादियों का अनुपालन करने के दायित्व तो होता है, तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन सा लग रहा है क्या क्या आप लिखे हो, लेकिन जो आप लिखना चाहते हो वो समझ में आ गया है कि जब न्याय करने का काम कोई मतलब कि ऐसी संस्थाएं करे जो न्यायाधीश ना हो, तो उसी की बात आप पूरा कहने का मतलब है। और जैसे आपने उदाहरण भी दिया है, उदाहरण आपने दिया है कि जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आयकर आयोग, अपीली न्यायालय, तो ये सब क्या होते हैं? सॉरी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आयकर आयोग, तो ये क्या है? अर्धन्यायिक संस्था में आते हैं, तो सही है ये आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभिषेक जी, लिखने के तरीके में सुधार करिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी रैंकिंग बनाने में मुझे, ठीक है। दूसरे का आंसर दिया है 42वें संशोधन के दौरान इस क्षेत्र के तहत शिक्षा, वन, नापतौल और वन्य जीव, ये कई लोगों ने शामिल किया है, पता नहीं कहाँ मिल गया आप लोगों को, देखते हैं इसको, शामिल किया गया। अगर ये सही होगा सबका सही है ये, ठीक है। और इन्होंने अगला आंसर दिया कि 60 पद गलत है, तो ये तीसरा तो सही एकदम। सॉन्ग है लेके पहला प्यार, मूवी का नाम था सीआईडी 1956 में आई थी, सही है। अगला आंसर है ईश्वर चंद का, देखते हैं। 42वें संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा 4 विषयों को राष्ट्रीय सूची, समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। शिक्षा था, वन था, नापतौल था, और यही सब लोग लिख रहे हो, चलो ठीक है, अगर सही होगा तो सबका सही होगा। और तीसरे का आंसर दिया कि 60 गलत है, सही है, अगर ये सही होगा तो सबका सही होगा। अगला आंसर दिया भारत के अर्धन्यायिक निकाय के कुछ उदाहरण है, जैसे कि भारत का चुनाव आयोग, राष्ट्रीय अधिकरण, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। लेकिन अर्धन्यायिक निकाय क्या, ये तो आपने बताया नहीं, मैंने ये भी तो पूछा था ना, अर्धन्यायिक निकाय किसे कहते हैं। ध्यान रखें ईश्वर चंद, गड़बड़ हो जाएगा बाद में रैंकिंग बनाने में, थोड़ा सा समझा करें कि आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूरा किया गया है, उसको उसी हिसाब से आंसर दिया करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये श्वेता जी ने कल मुझे मैसेंजर से मतलब ये आंसर भेजा था, शायद मैंने शामिल नहीं किया था। 1919 का नियम के द्वारा 1926 में शामिल किया गया था, तो सही है। ली कमीशन था, पूरा नहीं बताया आपने। दूसरा था कि समतल मैदानी भागों में, दूसरा क्वेश्चन कल सबका गलत था, आपका भी वैसे ही है। तीसरे का आंसर दिया है कि ऑपरेशन शक्ति के द्वारा किया गया था, इसमें कौन कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा अनिल काकोदकर, और चौथा चिदम्बरम थे, ठीक है। तो तीसरा आंसर आपका सही है। सर मूवी का नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, तो ये आपका सही है, कल शामिल नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं, आज शामिल कर लिया। ये तो रहे कल के क्वेश्चन का एनालिसिस। आज का क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, आज का क्वेश्चन देते हैं और कल इसका एनालिसिस करेंगे।
आज जो वीडियो पड़ेगा वीडियो नंबर 24 है, मतलब कल एक वीडियो और पढ़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद रैंकिंग बनेगी, ध्यान से लिखिएगा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का। आंसर अच्छे से लिखा करें, ठीक है, लिखने का तरीका भी थोड़ा सुधार करें। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, आप तो सुनते होंगे ना, मिसाइलें आज मिसाइल दागी गई, आज अमेरिका ने दागा, आज भारत ने दागा, पाकिस्तान ने दागा, सुनते रहते हो, बहुत सारी मिसाइलें दागते रहते हैं। तो मिसाइलों के कई प्रकार होते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा पूछ रहा हूँ कि एक होती है क्रूज मिसाइल, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, ये कैसे चलते हैं, इनके चलने के तरीके के बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में चलने के तरीके में क्या अंतर है, वही आपको बताना है, ठीक है। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के चलने के तरीके में क्या अंतर है, ये आपको बताना है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? क्रूज मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, चाहे ऐसे समझा दो, चाहे उनके चलने के तरीके के हिसाब से समझा दो। अगला क्वेश्चन है, अगर आप इतिहास जरा सा भी पढ़ोगे तो आपको पढ़ाया गया होगा ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद बौद्ध धर्म, या फिर ऋग्वैदिक काल के पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई गई होगी। ये सब तमाम चीज़ें आप पढ़े होगे। आपको ये बताना है जो ऋग्वैदिक काल और जो उत्तर वैदिक काल है, इनमें मुख्य कोई एक अंतर लिखना है। कोई एक मुख्य अंतर, जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य अंतर था, उनमें से कोई एक आंसर अपने तरीके से सोच के आपको लिखना है कि कौन सा वो मुख्य अंतर था जो दोनों समाजों में था, ठीक है। कोई एक लिखना है, बेस्ट तरीके से लिखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी कठिन होने वाला है, ध्यान सुनिएगा, नहीं तो कर नहीं पाओगे। दरअसल एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्तित्व हैं, भारतीय इतिहास के क्रांतिकारियों में एक व्यक्तित्व हैं, और इनका जन्म तामलुक ज़िले में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थी, इतनी प्रभावित थी कि बाद में उन्हें प्यार से लोग बूढ़ी गांधी या फिर बूढ़ी औरत भी कहने लगे थे। और उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था, ठीक है। इन्हें बूढ़ी गांधी या फिर बूढ़ी औरत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको याद मतलब इनके बारे में बताना है कि ये औरत कौन है, बूढ़ी गांधी या फिर बूढ़ी औरत के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थी, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है। याद रखना इनके बारे में जो मैंने बोला है। और एक बात और सुनिएगा कि भारत सरकार ने 2002 में इनके सम्मान में एक स्मारक टिकट भी जारी किया था, ठीक है। शायद ये कठिन हो जाए, थोड़ा कठिन क्वेश्चन नहीं देंगे तो आप लोग सब टॉप पे आ जाओगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। हाँ, एक मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, उसके मूवी का नाम बताना है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। तकता हूँ मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा, यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम। सुन लिया, नाना पाटेकर का डायलॉग था, ध्यान सुने होगे आप, ध्यान सुनिएगा और इस मूवी का नाम बताइएगा, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।